Today we will start with the nucleus. Nucleus is basically the main organelle of the cell. In the last lecture we have discussed about the cell wall. आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस की. तो बेटा जो न्यूक्लियस है ये आपके सेल का सेंटर पॉइंट है. जितने भी आपके सेल के डिसीजंस होते हैं ये सब कहाँ से होते हैं? न्यूक्लियस से होते हैं. अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये किसका बना होता है बेटा? इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए. डीएनए का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, डीएनए के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, डीएनए बेसिकली एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है. ठीक है, अब आप बोलेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है बेसिकली जो शुगर, फॉस्फेट और बेस का बना होता है. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं: एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन. तो ये सब सारे कंबाइन होकर डीएनए को बनाते हैं. ठीक है, ये तो हम एक डिस्कस करेंगे, एक अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे सबके स्ट्रक्चर्स. तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जो न्यूक्लियस है वो किसका बना है? डीएनए का. ठीक है, अब डीएनए जो है बेटा वो एज इट इज फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता डीएनए न्यूक्लियस में. डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन और इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम. तो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले न्यूक्लियस इज द प्रोमिनेंट ऑर्गेनेले इन द सेल. सबसे मेन जो ऑर्गेनेले है आपके सेल का, प्रोमिनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनेले है वो क्या है? न्यूक्लियस है. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल वेल डिस्टिंग्विश मॉर्फोलॉजी एंड प्रोकैरियोट न्यूक्लियोइड. अब बेटा जैसे यूकैरियोट्स में आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है. ठीक है ना, न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज का मतलब है इसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रॉपर्ली आपको डिस्टिंक्ट दिखता है आपको साइटोप्लाज्म में. ठीक है, बट जो आपके पास प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती. तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल. बेटा इसके ऊपर मैं पॉइंट पे डिस्कस करूंगा. एक्टिविटी का मतलब होता है जैसे हम बात करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं या सोचते हैं, कुछ भी हमारे एक्सप्रेशंस हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन. ठीक है ना. अब सेल में जितने भी सेल की जो जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी सेल काम करता है, वो सारे के सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करवाता है? सेंटर पॉइंट कौन है उसका? न्यूक्लियस. ठीक है, अब आप बोलेंगे सर न्यूक्लियस कैसे काम करता है? तो आपको मैं हल्का से यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, इसका डिटेल डिस्कशन होगा प्रॉपर इसका. न्यूक्लियस में मैंने बताया था हमारे पास क्या होता है. सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? डीएनए. ठीक है, सबसे पहले डीएनए किस में कन्वर्ट होता है? आरएनए में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद एमआरएनए किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन में. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. तो ऐसे ही हमारे पास बॉडी में कितने सारे प्रोटीन्स हैं. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस चलते हैं. ठीक है ना, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन जो एंजाइम की हेल्प से चलते हैं. तो सभी सारे एंजाइम्स हमारे मैक्सिमम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब जो डीएनए है वो पहले एमआरएनए में कन्वर्ट होगा, फिर कन्वर्ट होगा प्रोटीन में. तो प्रोटीन हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस को क्या करवाते हैं? परफॉर्म करवाते हैं. तो सारे फंक्शन जब परफॉर्म हो गए, सभी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएंगी. इसका मतलब प्रोटीन कौन बना रहा है? डीएनए. तो डीएनए एज इट इज हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेले इन द सेल. तो ये जो न्यूक्लियस आपका क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनेले है. हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी बेटा. कई बार एमसीक्यूज में, एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार. तो हिस्ट्री क्या है इसकी? न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. ठीक है, in 1831 he told it play key role for the fertilization and embryo development. तो इसने बताया था ये जो न्यूक्लियस है ये फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बेटा, टेक्निकल मतलब क्या है फर्टिलाइजेशन का? कि जब मेल और फीमेल के बीट आपस में फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. उसमें हमारे पास क्या फॉर्म होता है? एम्ब्रियो फॉर्म होता है. और एम्ब्रियो फर्दर उसमें हमारे पास जाइगोट फॉर्म होता है और जाइगोट हमारा एम्ब्रियो में क्या होता है? डेवलप होता है. ठीक है ना, मेल प्लस फीमेल का मीट जाइगोट बनता है. इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बेटा. और जाइगोट फिर किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में. तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास ये न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है सेल पे, मतलब सेल में कहाँ कहाँ पाया न्यूक्लियस की, सेल में किस एरिया में न्यूक्लियस पाया जाएगा. तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, इसेंट्रिक पोजीशन, बिकॉज ऑफ द सेल सिक्रीशन एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल. तो जो न्यूक्लियस है वो सेल में कहाँ पाया जाता है बेटा? सेंटर में. क्योंकि सेल के जो सारी सिक्रीशन के कारण इसकी जो पोजीशन बनती है वो क्या बनती है? बिल्कुल सेंटर पे बनती है. शेप एंड साइज, इट इज राउंड. ये राउंड शेप है, ओवल भी है, स्फेरिकल भी है,
एलिप्सोइडल और डिस्क शेप है। तो डिफरेंट सेल में इसकी शेप्स क्या होती हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सेल साइज ऑफ द न्यूक्लियस इट इज वेरिएबल एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस का जो साइज है किस पे डिपेंड करेगा, सेल साइज, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइटोप्लाज्म। ये एक फॉर्मूला सा आता था बेटा कि न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो इंडेक्स है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, Vn अपॉन Vc माइनस Vn। Vn का मतलब क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, Vc का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल। इससे आपके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स आ जाएगा। तो बेटा जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके साइटोप्लाज्म में। शेप आपको पता लग गई है, ठीक है। पोजीशन कहाँ पे है, सेंटर में, इसको इस सेंटर में बोलते हैं। सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम बात करते हैं नंबर के बेस पे आप न्यूक्लियस को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर आता है हाउ विल यू क्लासिफाई द न्यूक्लियस बेस्ड अपॉन देयर नंबर। तो बेटा अगर तो हमारे पास सेल में सिर्फ एक न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लिएट। क्या बोलते हैं बेटा, मोनो का देखिए, मोनो का मतलब क्या, सिंगल, न्यूक्लिएट का मतलब न्यूक्लियस। अगर सेल में एक न्यूक्लियस तो क्या बोलेंगे, मोनोन्यूक्लिएट। एग्जांपल क्या आ जाती है इसमें हमारे पास, अमीबा। बाइन्यूक्लिएट, जिस सेल में हमारे पास दो न्यूक्लियस होते हैं उसको बोलते हैं बाइन्यूक्लिएट, ठीक है। सेल विच कंटेन टू न्यूक्लियाई, माइक्रोन्यूक्लियाई एंड मैक्रोन्यूक्लियस। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल क्या आ जाती है बेटा, पैरामीशियम। जिसमें हमारे पास बहुत दो से ज्यादा न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लिएट। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या आती है, एनिमल्स एंड प्लांट्स की, एनिमल्स एंड प्लांट्स है। तो इसमें हमारे पास एपिडर्मल सेल एस्कैरिस है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ये सब इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट, अब हम इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको प्रॉपर। पहले सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। जो न्यूक्लियस है बेटा ये दो मेम्ब्रेन है। पहले आप एक चीज दिमाग में बिठाइए, न्यूक्लियस की हमारे पास दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर है, ये इनर मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये आउटर। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है यहाँ पे, अगर आपको मेरा स्टिक दिख रहा होगा, आउटर मेम्ब्रेन ये फर्दर एक्सटेंड हो रही है, देखिए ये एक्सटेंड हो रही है आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, ये आउटर मेम्ब्रेन फर्दर क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये आप जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको इसके ऊपर में सरफेस पे, ये राइबोसोम्स है। ये क्या है, राइबोसोम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस आपके पास रफ है, ये सरफेस क्या है, राइबोसोम के साथ इसको बोलेंगे रफ, तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल भाषा में बात करें बेटा, न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन है, एक इनर एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फर्दर यहाँ पे क्या हो रही है, देखिए एक्सटेंड हो रही है, क्या हो रही है, फर्दर एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड होकर क्या बना रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या पड़े हैं, राइबोसोम, तो इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं, ये सारा जो आपके पास दिख रहा है, ये सारा, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बीच में आपको दिख रहा है ये थ्रेड से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो थ्रेड से स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। अब आप बोलेंगे सर क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है। क्रोमैटिन का मतलब सभी कॉपीज में लिख लीजिए बेटा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये पहले हमारा बनता है न्यूक्लियोसोम्स। क्या बनता है बेटा, न्यूक्लियोसोम्स। फिर न्यूक्लियोसोम्स फर्दर कॉइल होके हमारे पास क्या बन जाते हैं, क्रोमैटिन। आप ना सभी कॉपी पेन पे एक चीज लिख लीजिए बेटा, आपको मैं थोड़ा सा डीएनए पैकेजिंग के बारे में थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहले लिखिए आप डीएनए प्लस डालिए हिस्टोन। अब जो डीएनए होता है बेटा ये नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे बॉल है ना, बॉल के ऊपर आप क्या कर देते हैं, ये धागा सा बांध देते हैं ना, तो ये जो आपका धागा है ना ये आपका डीएनए है, बॉल आपका हिस्टोन है, ऑक्टामर है, उसके ऊपर ये रैप हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसोम की फर्दर कॉइलिंग होती है, फिर वो क्या बन जाता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन की फर्दर कॉइलिंग होती है, वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स। तो आप अपनी माइंड में एक चीज रखिए, डीएनए प्लस हिस्टोन इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम ऑन कॉइलिंग दे फॉर्म द क्रोमैटिन, क्रोमैटिन ऑन कॉइलिंग दे फॉर्म द क्रोमोसोम्स। तो ये आपके पास है पूरा, ठीक है। अब जो सेंटर में जहां पे आपके पास कंडेंस फॉर्म है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस शोइंग द थ्री कंपोनेंट, न्यूक्लियर एनवेलप, दो मेम्ब्रेन बता दिया मैंने, न्यूक्लियस सैप, ये आपका सेंटर जो आपका ये दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, ये थ्रेडलेस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का मतलब क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन is equal to nucleosomes. Nucleosome further coil to form chromatin. Chromatins are the fine thread-like structures. They are fine thread-like structure which are made up of DNA and histone proteins. सेंटर में क्या आपके पास न्यूक्लियोलस। बेटा ये डायग्राम आपने कॉपी पे बना लिया सबने।
envelope is distinguished nucleus responsible for communication between the cytoplasm and nucleus, the phospholipid bilayer, outer membrane, inner membrane. In between the membrane there is a perinuclear space. देखिए बेटा ऐसा है, जो आपकी न्यूक्लियस है वो आपके पास दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है, हमने मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्कशन किया था। मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। जो न्यूक्लियस है, जो मटेरियल साइटोप्लाज्म से जाएगा, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस आपके पास न्यूक्लियस में आएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये किसकी बनी होती है बेटा, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स का मतलब पता था आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था हमने फॉस्फोलिपिड का। अब इन दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस आ रही है, देखिए इन दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या आ रही है, स्पेस। इसको बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब आप देखेंगे बीच में आपके पास यहाँ पे देखिए पोर्स आ रहे हैं, पोर्स, इसको बोलते हैं पोर्स। इससे आपका कोई भी मटेरियल क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था, जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है ये एक्सटेंड होके क्या बना रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। उसके बाद ये जो किसको ट्रांसपोर्ट करती है, अपना प्रोटीन, गोल्गी बॉडीज को, ठीक है। जैसे आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन में हेल्प करते हैं। प्रोटीन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पैक हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। ये किसके पास जा रहा है, गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस का काम क्या है, पोस्टमैन है सेल का, वो उसको पैक करके डिफरेंट सेल कंपोनेंट में क्या करता है, उसको भेजता है। तो पैक करके ये प्रोटीन को पूरी बॉडी सेल्स में क्या कर रहा है, भेज रहा है। तो यहाँ से देखिए न्यूक्लियोलस से हमारे पास क्या बना बेटा, डीएनए से एमआरएनए, ठीक है। फिर एमआरएनए से यहाँ पे राइबोसोम ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको प्रोटीन में। प्रोटीन यहाँ पे पैक हो गई थी फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल में पैक हो गई, गोल्गी एपैरेटस इसको मॉडिफाई करके बॉडी में पूरे सेल्स में क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। Inner membrane is consist of the thin filament. It is dense lined with called nuclear lamina. जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है बेटा, ये आपके पास क्या है, डेंस है। ये क्या है, डेंस लाइंड है। और ये किससे लाइंड होती है हमारे पास, ये सेंटर में देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। किससे लाइंड होती है, न्यूक्लियर लैमिना। इट इज ऑन द न्यूक्लियस प्लाज्म। ये मतलब कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इसका कॉन्टैक्ट किसके साथ है हमारे पास, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ क्या हमारा कॉन्टैक्ट है। It gives the mechanical support to nuclear envelope and serves site for the attachment of the chromatin fiber at the nuclear periphery. तो एक्चुअली होता क्या है, ये देख रहे हैं आप क्रोमैटिन, ये क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन इस इनर मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है, हल्का सा कंबाइन होता है। अगर आपको नहीं बात समझ लगी तो ऐसा इनर मेम्ब्रेन जो है ना बेटा आपकी, ये इसका फेस किस तरफ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ फेस होता है, ठीक है। पहली बात ये होती है। और ये डेंस लाइंड है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो लैमिना, ठीक है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। और इसके ऊपर जितने भी आपकी क्रोमैटिन्स हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया था, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन, जैसे ये आपकी इंटर मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे एक पोर है जिसके थ्रू हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन। तो उसको बोलेंगे पोर। न्यूक्लियर पोर एक्ट एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो एक रास्ता बना हुआ है, मेम्ब्रेन के बीच में एक रास्ता है जिससे कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ सकता है सामान, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। It shows that sort of cylindrical is called annulus, two distinct annulus, outer and inner annuli made up of in granules. तो ये किसके बने होते हैं बेटा, एनुलाई के बने होते हैं। एनुलस का बोलते हैं सिलेंड्रिकल। ये पॉइंट आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है, ये रिंग्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, रिंग्स के बने होते हैं। इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस एंड रिवर्स। Back to you. So next video we will discuss the rest of portion of the nucleus. Thank you.